आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है। इस रिएक्शन में दो स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट ए टू चेंज बी, बी चेंज टू सी। ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो रही है। अब यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी गिवन है K1, K2, K3, K4, जिनका ऑर्डर भी अरेंज दिया है। K3 इज ग्रेटर देन K2, K2 इज ग्रेटर देन K1, K1 इज ग्रेटर देन हियर K4। ओके, तो अब आपको इस रिएक्शन के इस डाटा की हेल्प से डिसाइड करना है कि कौन सा स्टेप, फर्स्ट स्टेप A टू B या B टू C, विच वन स्टेप इज एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, कौन सा स्टेप एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, इसको डिसाइड करना है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है। इसके दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स में एक पार्ट में बात करेंगे टूल्स की, दूसरे पार्ट में मैकेनिज्म की। जब तक आप टूल्स नहीं जानेंगे मैकेनिज्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और जब मैकेनिज्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको नहीं आने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टूल्स की। तो टूल्स में हम लोग जो बात करेंगे वो होगा कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या हैं, उसको समझना होगा कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या है, कितने टाइप की है, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, अ लॉट ऑफ। ठीक है, तो आप देखेंगे उसमें जो आज का लेक्चर है उसमें दूसरा पार्ट क्या करेंगे, उसमें बात होगी कोवैलेंट बॉन्ड की। कोवैलेंट बॉन्ड, कितने टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, कैसे बॉन्ड टूटता है और किस प्रकार से इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं। फिर बात करेंगे इंटरमीडिएट्स की। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, कार्बेनायंस, कार्बन बेंजाइंस, नाइट्रीन्स, कार्बीन्स, इन सब की स्टेबिलिटी, इनके फॉर्मेशन, इनके बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, मेसोमैग्नेटिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये बातें डिस्कस करेंगे। और आफ्टर दैट हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एरोमेटिसिटी की। जब एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी, इनके बारे में बात करेंगे। जब ये सब हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर आएगा मिसलेनियस। आएगा मिसलेनियस का मतलब जितना टॉपिक हम लोग पढ़े होंगे टूल्स में उन सबको मिला करके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक 8 लेक्चर्स में डिवाइड होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर की। तो फर्स्ट लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शन क्या है, तो कोई भी रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन में रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, लेकिन कब, जब उन्हें सर्टेन कंडीशन दी जाती हैं। ठीक है, सर्टेन कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, सॉल्वेंट एटसेट्रा, जब ये कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं तो रिएक्टेंट किस में चेंज हो जाते हैं, प्रोडक्ट में। एक लाइकली एग्जांपल अगर लेते, कोयला लेते हैं, कोयले को हम क्या करते हैं, ऐसे लेते तो बर्न तो नहीं होता है ना, उसको सर्टेन कंडीशन देते हैं तो बर्न होकर वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो सर्टेन कंडीशन देने पर ही रिएक्शन होती है, अगर वो कंडीशन हटाते हैं तो रिएक्शन नहीं होती है। चलें अब बात करते हैं रिएक्शन होती क्यों है। तो रिएक्शन होने का मतलब होता है स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो देखें कोई भी रिएक्शन होगी तो उसमें जो रिएक्टेंट होगा वो लेस स्टेबल होगा और वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट की ओर कन्वर्ट होना चाहता है। उसी कन्वर्जन को ही हम लोग रिएक्शन कहते हैं और उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से, सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखें स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट स्टेबल है या नहीं है, उसको डिसाइड करते हैं गिब्स एनर्जी से। गिब्स एनर्जी जितनी ज्यादा निगेटिव, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में गिब्स एनर्जी जितनी ज्यादा निगेटिव में आ रही, इसका मतलब वो ज्यादा फ्लो होगी, मतलब वो स्पॉन्टेनियस की ओर, इट मींस वो स्टेबिलिटी की ओर मूव करेगी। अब ये गिब्स एनर्जी डिसाइड कैसे करते हैं, ये डिसाइड करते हैं दो पैरामीटर से। एक है इंथैल्पी डेल्टा एच, दूसरा है एंट्रोपी चेंज डेल्टा एच और डेल्टा एस, इन पैरामीटर से डिसाइड करते हैं। अब इंथैल्पी क्या है और एंट्रोपी क्या है, गिब्स एनर्जी क्या है, ये हम आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा चुके हैं, वहां पे आप देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि इंथैल्पी चेंज का मतलब एनर्जी प्रोफाइल में अगर बात करें तो ये क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। जितना ज्यादा एंथैल्पी निगेटिव में आएगी इसका मतलब वो वैल्यू उतनी ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस की ओर जाएगी, स्टेबिलिटी की ओर जाएगी, एक्सोथर्मिक होगी। दूसरी कंडीशन है एनट्रोपी। एनट्रोपी फेज प्रोफाइल की बात करते हैं। जितना अगर हम चाहते हैं कि पॉजिटिव हो, केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करे, ठीक है, उसके लिए क्या होना चाहिए, एनट्रोपी पॉजिटिव होना चाहिए। मींस सॉलिड है तो लिक्विड है तो गैस की तरफ टेंड करती है, मूव करती है। तो ये दो पैरामीटर्स होते हैं उसके लिए, गिब्स फ्री एनर्जी के लिए, और यही पैरामीटर होता है स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं इंथैल्पी चेंज की। इंथैल्पी चेंज में बात करेंगे
तो देखेंगे इंथैल्पी चेंज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट की इंथैल्पी में से रिएक्टेंट की इंथैल्पी को माइनस करते हैं तो इंथैल्पी चेंज आता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखें यहां पर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं। देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वे रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट रिलीज होती है। ओके, अगर आप सिंपली नोटिस करें अपने डेली लाइफ में, अगर आपने चूने को पानी में डाला हो तो देखेंगे कुछ देर बाद फील करिए तो इसमें हीट, अगर बर्तन को कंटेनर को टच करिएगा तो आपको हीट महसूस होती है। इसका मतलब वहां पर हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक है। ओके, तो अब देखते हैं एक्सोथर्मिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या होना चाहिए। हीट इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेसर देन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती है। चलिए एग्जांपल से देखेंगे। यहां एक रिएक्शन दिखा रहे हैं, ये रिएक्टेंट R है, यहां पर ये प्रोडक्ट P है। अब रिएक्टेंट R और प्रोडक्ट P में चेंज हो रहा है। तो चलिए देखेंगे रिएक्टेंट की इंथैल्पी क्या कंसीडर कर रहे हैं। मान लेते हैं इसकी इंथैल्पी कितनी है, 40 है। ओके, यूनिट नहीं बता रहे हैं, यूनिट कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, किलो कैलोरी, किलो जूल, जो भी कंसीडर करना है वो बात की बात है। तो यहां पर रिएक्टेंट की इंथैल्पी कितनी है, 40 है, और इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट यहां पर थोड़ा मिसिंग हो गया, यहां प्रोडक्ट P रहेगा, तो यहां प्रोडक्ट की इंथैल्पी कितनी है, 10 है। ओके, अब यहां रिएक्टेंट की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, ये वैल्यू ज्यादा है, ये कम है। इसका मतलब 40 ज्यादा से कम की ओर जाएंगे तो जाहिर सी बात है वैल्यू रिलीज होगी। तो अब देखें इसको इंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखेंगे प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 माइनस 40, तो वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू आ रही -30। तो जब वैल्यू निगेटिव में आए तो समझिएगा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आइए इसको एक ग्राफ से भी देख लेते हैं। अब ग्राफ में देखिएगा ये रिएक्टेंट की वैल्यू, ये एनर्जी प्रोफाइल है, तो एनर्जी प्रोफाइल में यहाँ एनर्जी है, तो एनर्जी कितनी है रिएक्टेंट की 40 है, और प्रोडक्ट की कितनी है, प्रोडक्ट की 10 है। इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी कितना डिफरेंस आएगा, 30 का, तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो जिस केस में एनर्जी रिलीज होगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। नाउ बात करते हैं एंडोथर्मिक में। तो एंडोथर्मिक जस्ट अपोजिट है, एक्सोथर्मिक का जस्ट अपोजिट है। यहां पर हीट एब्जॉर्ब होगी, इसमें जस्ट उल्टा। जैसे यहां पर देखिए प्रोडक्ट इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट लेसर था, यहां पर इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर होगा। तो चले इसको भी देखते हैं वही रिएक्शन के हिसाब से। अब रिएक्टेंट की इंथैल्पी देखते हैं, तो यहाँ रिएक्टेंट की इंथैल्पी हो गई 10 और प्रोडक्ट की हो गई, यहां पर प्रोडक्ट की होगी 40 हो गई। तो यहां पर कन्वर्ट करते हैं तो यहां पर वैल्यू किस में आती है, यहां वैल्यू पॉजिटिव में आती है। तो जब वैल्यू पॉजिटिव आए तो एंडोथर्मिक होगी, और जब वैल्यू निगेटिव आए तो आप समझ जाइएगा वो एक्सोथर्मिक होगी, हीट रिलीज होगी। ठीक है, आइए इनको भी एनर्जी ग्राफ से देखते हैं। तो ग्राफ में देखेंगे रिएक्टेंट की वैल्यू कम है, 10 है, और प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है। तो इसका मतलब ऊपर की ओर मूव करेंगे, इसका मतलब हमें जब ऊपर की ओर जाना है इसका मतलब एनर्जी देना होगा, एनर्जी। ठीक है, तो इस केस में हीट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया एनर्जी प्रोफाइल के बारे में। अब देखते हैं एक्टिवेशन थ्योरी। देखें ये तो हमने सिंपल सी बता दिया, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। अब एक्टिवेशन थ्योरी के हिसाब से बात करते हैं तो देखेंगे एक्टिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज होता है तो वाया एक्टिवेशन उसको एक्टिवेट करना होता है। देखिए एक्टिवेशन जरूरी है, अगर एक्टिवेट नहीं करेंगे तो क्या होगा। एज्यूम करिए कि कोयला लिया है, अब कोयला है, कोयला हम सब जानते हैं कोयला बर्न करता है, CO2 बनाता है और हीट इवॉल्व करता है, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो मेरे हाथ में अगर कोयला है तो कोयले को ऑक्सीजन मिल रही है, एयर के कांटेक्ट में है, तो क्या वो जल जाएगा, नहीं, उसको आपको इग्नाइट करने के लिए एक्टिवेट करना पड़ता है। अदरवाइज क्या होता, अगर ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली जल जाता, अपने से हो जाता, तो दुनिया में कोयला एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि वो पहले ही खत्म हो चुका होता। इसका मतलब सिंपली हम बात कहना चाह रहे हैं कि कोई रिएक्शन होगी तो रिएक्शन होने के लिए उसको एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब एक्टिवेट करने के लिए क्या करें कि यहां पर ये रिएक्टेंट, ये देखेंगे यहां पर ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की एनर्जी है R, और उसको एक्टिवेट जो कर रही है एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेट करेंगे। तो जब एक्टिवेट करेंगे तो टोटल एनर्जी जो हो जाएगी ये TE, इसको टोटल एनर्जी कहिए या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे, इसको हम अभी ग्राफ से आपको दिखा रहे हैं। तो देखेंगे यहां पर अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए देखेंगे तो यहां पर ये ग्राफ में दिखा रहे हैं, ये देखेंगे ये रिएक्टेंट है, उसकी एनर्जी कितनी है, ER है, उसकी एनर्जी कितनी है, ER है। ठीक है, अब एनर्जी ER हो गई, हमने क्या किया, उसको एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने का मतलब मैंने उसको एनर्जी दी, तो जब एनर्जी दिया तो उसका बाद जाहिर सी बात है ग्राफ कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। अब रिएक्टेंट जो हो गया, ये देखिए उसको एनर्जी कितना दिया, EA,
ये एक्टिवेशन एनर्जी जब देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, अब वो बन जाएगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, वो हो जाएगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मतलब अब जो रिएक्टेंट था, ये जो हमारा रिएक्टेंट था, अब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए तैयार है। पहले रिएक्टेंट था लेकिन अब वो इस सिचुएशन में आ चुका है कि अब वो प्रोडक्ट में बदल जाएगा, इसीलिए इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या इसे ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। अब हम यहां पर देखेंगे कि अब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए तैयार है क्योंकि आपने उसको एक्टिवेट कर दिया है। तो ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड एनर्जी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यहां पर जो एनर्जी टोटल हुई है टीई कहलाएगा। टीई का मतलब यहां पर क्या हो गया, टोटल एनर्जी। कौन कौन सी एनर्जी, ये जो एक्टिवेट रिएक्टेंट की एनर्जी थी, ये वाली एनर्जी, प्लस आपने जो ये दिया, तो टोटल एनर्जी यहां से यहां तक एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी, ये हो जाएगा रिएक्टेंट की एनर्जी, और ये एक्टिवेशन एनर्जी टोटल ये हो गई थ्रेशोल्ड एनर्जी, यहां से लेकर यहां तक हो गई। चले आगे देखेंगे। अब तो यहां पर अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर रिएक्टेंट था, यहां पर प्रोडक्ट हो गया। अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद बात करते हैं ये एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक। देखिए रिएक्टेंट की वैल्यू क्या, ये रिएक्टेंट की वैल्यू है हायर है, रिएक्टेंट की वैल्यू हायर है, प्रोडक्ट की वैल्यू कम है। जाहिर सी बात है यहां पर एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। ये एक्सोथर्मिक आने का मतलब क्या, एक्सोथर्मिक होने का मतलब एनर्जी रिलीज होगी, तो यहां पर हीट रिलीज होगी। ये मैंने आपको बताया इसके बारे में एक्सोथर्मिक में। ऐसा ही कुछ इंडोथर्मिक में भी आएगा, देखेंगे पूरा का पूरा बिल्कुल इसी तरह से होगा। यहां पर ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट हो गया और हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड किया। तो जब एनर्जी प्रोवाइड किया वो एक्टिवेशन एनर्जी हुआ, और जब एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट में। अब देखें जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो प्रोडक्ट देखें जब रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से ऊपर रहे इसका मतलब इंडोथर्मिक है, और जब रिएक्टेंट से नीचे रहे तो वो एक्सोथर्मिक है। ये बात माइंड में सेट कर लीजिए। तो ये देखेंगे ये प्रोडक्ट की एंथैल्पी है और ये रिएक्टेंट की एंथैल्पी है, प्रोडक्ट की अपर है तो ये एंडोथर्मिक होगा। अब देखिए कितनी हीट रिलीज हो रही है, यहाँ हीट लिबरेट हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है। कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ये देखेंगे डेल्टा एच हीट एब्जॉर्ब होगी। तो एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसे हम लोग ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं, समझ में आ गया है। और ये क्या था, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन एनर्जी। ट्रांजिशन एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये कैसे मिलता है, दोनों एनर्जी को जब सम कर लेते हैं तो ट्रांजिशन एनर्जी भी कह सकते हैं, एक्टिवेटेड एनर्जी भी कहते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि मल्टी स्टेप रिएक्शन। देखिए जब ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करेंगे ना तो कई रिएक्शंस ऐसी हैं जो मल्टी स्टेप में होती हैं, ठीक है। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए अगर एनर्जी प्रोफाइल की बात करें तो देखें सबसे पहले यहां पर एक रिएक्शन देखते हैं। अब ये रिएक्शन देखिएगा, ये रिएक्शन है, बेसिक रिएक्शन है, N2 + 2O2 चेंज टू NO2, ठीक है। अब ये रिएक्शन दिख रहा है, इसमें ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। ये रिएक्शन दो स्टेप में हो रही है। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, N2 और O2 मिल करके फॉर्म कर रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड NO। अब ये NO फर्दर रिएक्ट करता है O2 से एंड फॉर्म करता है NO2। तो यहां पर जो रिएक्शन देख रहे हैं दो स्टेप में, ये जो NO है इसको कहेंगे इंटरमीडिएट, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का है, ये इंटरमीडिएट है जो अनस्टेबल होगा, जो फर्दर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा। तो चले देखेंगे। अब यहां पर हमने क्या समझा कि सबसे पहले रिएक्टेंट होता है और ये यहां पर फाइनल प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है, तो बीच में क्या आता है, बीच में आता है इंटरमीडिएट जो अनस्टेबल होता है, और ये इस शॉर्ट लिव होता है, जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो चलें अब इसके एनर्जी ग्राफ के बारे में बात करते हैं। देखें सबसे पहले हमने क्या किया, ये रिएक्टेंट है, उसका अपना एनर्जी होगा ER, चलें एनर्जी दे देते हैं। अब एनर्जी होने के बाद ये मैंने उसको देखे, उसकी खुद की एनर्जी है, खुद की रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी को ER कहा मैंने। अब उसको देखिए मैंने एक्टिवेट किया तो ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। ये देखिए यहां पर मैंने जो एक्टिवेशन एनर्जी दिया उस एक्टिवेशन एनर्जी को EA1 कह रहे हैं। ये एक्टिवेशन एनर्जी EA1 हो रहा है, ये EA1। अब यहां ये जो बन जा रहा है ये क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फर्स्ट या ट्रांजिशन स्टेट 1, ये TS कह सकते हैं इसको, या आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। अब देखिए यहां के बाद
ये कन्वर्ट हो रहा है। अब देखिए यहां पर इंटरमीडिएट में आया, देखिए अभी प्रोडक्ट में नहीं आया, अभी से पहले मैंने बताया था वो सिंगल स्टेप था। सिंगल स्टेप में क्या था कि आपने देखा ऐसे करके नीचे आया, यहाँ रिएक्टेंट आर है, ये प्रोडक्ट है, तो आपने देखा कि रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा, प्रोडक्ट की वैल्यू कम है, एक्सोथर्मिक हो गई। और अगर ऐसा कुछ देखा हम लोगों ने, यहां से ऐसे आया, ये देखिए यहाँ रिएक्टेंट आर है, ये प्रोडक्ट पी है, यहां पर देखा रिएक्टेंट कम है, प्रोडक्ट ज्यादा है, एक्सोथर्मिक हो गई। तो ये सिंगल स्टेप था। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन है, तो उसमें इंटरमीडिएट जरूर फॉर्म होगा। तो देखेंगे इंटरमीडिएट कैसे फॉर्म हो रहा। आपने देखा यहां पर कि सबसे पहले मैंने क्या किया, रिएक्टेंट को एक्टिवेट किया, एक्टिवेशन एनर्जी EA1 दिया, तो वो ट्रांजिशन स्टेट में बना। अब वो ट्रांजिशन स्टेट से कहां आ रहा, इंटरमीडिएट में। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में क्या डिफरेंस है। देखिए ट्रांजिशन स्टेट जो होता है, इसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, मींस वो बहुत क्विकली चेंज हो जाएगा। और इंटरमीडिएट को हम लोग इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं, मींस ये सर्टेन लेवल पर स्टेबल भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ये इंटरमीडिएट बन रहा है। अब इस इंटरमीडिएट को, ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है, इसको फर्दर चेंज होना होगा, फिर से इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो देखेंगे अब इसको क्या करेंगे, अगेन एक्टिवेट करेंगे। देखें यहां पर अगेन एक्टिवेट कर रहे हैं, तो ये देखें अब एक्टिवेशन एनर्जी कितनी दे रहे हैं, EA2। और अब जब देते हैं तो अब ये जो बन गया, ये हो गया सेकेंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 2। पहला देखिए, पहले रिएक्टेंट को मैंने क्या किया, एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के लिए मैंने इसको एक्टिवेशन एनर्जी दिया EA1, और जैसे ही एक्टिवेट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, इंटरमीडिएट में। और इसको फर्दर आपने ये एक्टिवेशन एनर्जी 2 दिया। जब एक्टिवेशन एनर्जी 2 दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 2 में। अब ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, अब ये बिल्कुल तैयार है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब आप देखिए यहां पर हमारा रिएक्टेंट था और ये हमारा प्रोडक्ट है। क्या अब इस डाटा को देख करके, इस ग्राफ को देख करके आप आइडिया लगा सकते हैं ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। ऑफ कोर्स यहां पर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, रिएक्टेंट से कम है, स्लोप में जा रहे हैं। यहां से यहां आप क्या देख रहे हैं, ऐसे स्लोप में जा रहे हैं, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक है, इसमें हीट इवॉल्व होगी। तो चलें, कितनी इवॉल्व हो रही है आप देख रहे हैं, ये इवॉल्व हो। तो हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस की। देखिए ऑर्गेनिक रिएक्शंस को हम लोगों ने कई पार्ट में क्लासिफाई कर लिया, डिवाइड कर लिया है। देखिए एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट, कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, पेरिसाइक्लिक और आइसोमराइजेशन, ये इतने पार्ट में डिवाइड कर लिया। मेनली आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस इतने पार्ट में डिवाइड होगी। अब ज्यादातर जो हम लोग को पढ़नी है वो एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। हाँ, अगर आप बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड लेवल पे आपको रीअरेंजमेंट, कंडेंसेशन, ये सभी नेम रिएक्शंस आते हैं। तो चलें, इन सब रिएक्शन को हम लोग समझ चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन गैलरी की तरफ चलते हैं। अब हम लोग तो जितना टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया है, इस पढ़ने के बाद अब हमें चेक करना है कि हमने कितना सीखा है। तो सीखने के लिए अब हमें चलना है क्वेश्चन गैलरी की तरफ। तो चलें क्वेश्चन गैलरी में चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि कंसीडर द रिएक्शन A चेंज इनटू B दैट गोज टू कंप्लीशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखिए यहां पर रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन में रिएक्टेंट R है और ये चेंज हो रहा है, रिएक्शन ये रिएक्टेंट A है और ये चेंज हो रहा है प्रोडक्ट बी में। ओके, A टू B। अब क्वेश्चन यहां पर यही है कि इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखिए यहां पर दिया है गिव्स एनर्जी डेल्टा G यूजुअली निगेटिव, ये स्टेटमेंट तो सही है, ये स्टेटमेंट सही है। और इंथैल्पी भी मैंने आपको बताया था निगेटिव होनी चाहिए। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखिए जितना ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, K की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी, उतना ही रिएक्शन आगे बढ़ेगा, मतलब वो रिएक्शन प्रोसीड करेगा। ठीक है, यहां पर देखेंगे डेल्टा G की वैल्यू लेस देन, यही गलत है। अगर रिएक्शन कंप्लीटेशन की ओर जा रहा है, इसका मतलब पूरा का पूरा रिएक्शन खत्म हो जा रहा है, इसका मतलब K की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। यही स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट क्या है, यहां पर रॉन्ग है, यहां पर ज्यादा होनी चाहिए थी, ये रॉन्ग है। इसका मतलब हमारा यही आंसर तो होगा। क्लियर है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जामिन द रिएक्शन स्कीम एंड एनर्जी डायग्राम, डिटरमाइन द लार्जेस्ट रेट कांस्टेंट। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में पूछा है लार्जेस्ट रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट K की वैल्यू ज्यादा होनी। K का मतलब ज्यादा होने का, देखिए दो बातें समझिएगा कि अगर किसी रिएक्शन, देखिए अगर किसी रिएक्शन में हम बात कर रहे हैं, देखिए मान लीजिए रिएक्शन, देखिए ये गेंद है, हाँ अब ये गेंद है, ये गेंद रोल कर रहा है, नीचे लुढ़क रहा है, तो ये तो अपने आप ना होगा। तो जो अपने आप हो रहा है इसका मतलब हमको उसमें एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। और अगर यही चीज को अगर ऊपर चढ़ाना होता, मान लीजिए ऊपर चढ़ाना हो, यही बॉल को ऊपर चढ़ाना होता तो क्या करना पड़ता, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट के लिए भी है। के की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, जिस केस में ध्यान दीजिएगा यहां पर, जिस केस में यहां पर लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही अपने आप हो रही है, इसका मतलब के क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। के क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। और अगर के देखिए ऊपर जा रहे हैं मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस की ओर, अपने आप नहीं होने वाला है, तो वहां के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के लेसर हो जाएगा, याद रखना है। तो अब देखिए यहां पर हम देखें इस केस में, तो यहां पर लार्जेस्ट रेट कांस्टेंट पूछ रहा, तो देखिए अगर यहां से यहां आते हैं, सी से डी की ओर आते हैं, तो नीचे की ओर स्लोप है, इसका मतलब ये प्रोसीड कर रहा है, इसकी में के की वैल्यू ज्यादा होगी। अब देखिए यहां से यहां जाते हैं तो इसमें तो ऊपर जा रहे हैं ना, इसमें के की वैल्यू कम आएगी, और यहां से यहां आ रहे हैं तो यहां भी नीचे आएगा, इन दोनों में के की वैल्यू ज्यादा होगी, बी से सी और सी से डी में ज्यादा होगा, लेकिन ए से बी में कम होगा। तो अब पूछा लार्जेस्ट रेट कांस्टेंट, तो लार्जेस्ट रेट कांस्टेंट किस में होना चाहिए, जिसमें के की वैल्यू जितनी ज्यादा आएगा। तो के की वैल्यू देखें, अगर हम सी से डी की ओर जा रहे हैं, देखिए सी से, यहाँ सी है, यहां से डी की ओर जा रहे हैं, मतलब आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब K3 की वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलें अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है एग्जामिन द, हाँ बिल्कुल वही क्वेश्चन है, इसमें पूछा है स्मॉलेस्ट रेट कांस्टेंट। स्मॉलेस्ट का मतलब आसानी से ना हो। तो देखिए यहां पर अगर देखिए यहां से यहां आते हैं आप, देखिए ध्यान दीजिएगा इस बात को, यहां से यहां आते हैं या यहां से यहां जाते हैं, दोनों में एनर्जी की वैल्यू क्या है, दोनों में वैल्यू तो सेम आ रही है, लेकिन आप यहां बात कर रहे हैं तो यहां से यहां चढ़ना पड़ेगा, यहां से यहां को चढ़ना पड़ेगा, यहां से यहां उतरना पड़ेगा। उतरना मतलब फ्लो हो गया, चढ़ना मुश्किल हो गया, इसका मतलब ए से बी की ओर जाना, ए से बी की ओर जाना मतलब K1 की बात कर रहे हैं। ये वैल्यू ये डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट का मतलब इसमें के अपने आप नहीं होगा, तो रेट कांस्टेंट कम हो जाएगा, इसका मतलब कि ए से बी की ओर जाना हमारे लिए डिफिकल्ट है, K1 कम होगा, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा K1, बी ऑप्शन, इसमें रेट कांस्टेंट कम आएगा। चले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जामिन द रिएक्शन स्कीम। ओके, एक रिएक्शन यहां पर दिया है और इसमें एनर्जी डायग्राम दिया है। डिटरमाइन विच स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग फॉर द कन्वर्जन ऑफ ए टू डी। देखिए यहां पर एक रिएक्शन आपके सामने दी है, अब इस रिएक्शन में ए है, रिएक्टेंट हो गया, और यहां पर फाइनल प्रोडक्ट ये है। ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, पहले स्टेप में क्या हो रहा है, ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है और बी से कहां जा रहा है, सी में। तो ये जो बी और सी हो गए, ये क्या हो गए हमारे, बी और सी हो गए इंटरमीडिएट हो गए। ओके, इंटरमीडिएट फर्स्ट, इंटरमीडिएट सेकेंड। अब क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग है। रेट डिटरमाइनिंग का मतलब होता है स्लो स्टेप, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब स्लोवेस्ट स्टेप। अब स्लोवेस्ट कैसे हो जाएगा भाई, स्लोवेस्ट होने का मतलब, स्लोवेस्ट स्टेप का मतलब क्या होता है, लेस वैल्यू के, लेस, ये कम होना चाहिए, जितना कम वैल्यू होगा के की उतना ही, ठीक है। तो अब देखें जरा कम कैसे डिसाइड करेंगे, यहां देखेंगे, यहां से अगर बी से सी की ओर जाएंगे तो यहां से बी सी की ओर नीचे आ रहे हैं, मतलब अपने आप होने वाला है, तो हमको दिक्कत ही नहीं है, तब तो फ्लो मतलब की वैल्यू ज्यादा होगी। और यहां पर आ रहे हैं सी से डी में आ रहे हैं तो और अच्छा, तब तो और ज्यादा डीप में आ रहे हैं, इस पर ज्यादा हो रहा है, तो आसानी से इसमें के की वैल्यू और ज्यादा होगी। अब जब ए से बी की ओर जाते हैं, जब यहाँ ए से बी की ओर जाते हैं, चढ़ना पड़ रहा है, उसमें भी देखें ए से अगर हम यहां पर जाते हैं एक्टिवेशन ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट में, तो यहां हमें ज्यादा चढ़ना पड़ेगा, इसका मतलब डिफिकल्ट होगा, ये स्लोवेस्ट स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन द फॉलोइंग एनर्जी डायग्राम वेयर द ट्रांजिशन स्टेट फॉर द कन्वर्जन ऑफ ए टू डी। एक एनर्जी डायग्राम आपके सामने यहां दिया हुआ है, इसमें पूछा है कि ट्रांजिशन स्टेट कौन सा पॉइंट है, यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो देखिए जिस स्टेप, ध्यान दीजिएगा कि अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में जितना ज्यादा पीक पर होगा वही ट्रांजिशन स्टेट होता है, तो यहां पर सबसे ज्यादा पीक पे कौन है, हमारा सबसे ज्यादा पीक पर तो हमारा ये 2 है, इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट हमारा 2 होगा, ऑप्शन बी होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखें यहां पर एक रिएक्शन दिया हुआ है और रिएक्शन के हिसाब से देखें यहां पर ए है और चेंज हो रहा है सी में, ठीक है, और बीच में इंटरमीडिएट बी है। ओके, और यहां पर ए से बी के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया K1 K2 और बी से सी के बीच में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया K3 K4 और उनका ऑर्डर भी अरेंज, ये ऑर्डर भी है।
अब इस ऑर्डर के हिसाब से हमें डिसाइड करना है इसमें कौन सा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम उसका करेक्ट होगा। ओके, तो चले अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे डिकोड करेंगे, इसकी हेल्प से देखिए यहाँ पर K3 की वैल्यू ज्यादा है। K3 की वैल्यू ज्यादा होने का क्या मीनिंग है, K3 वैल्यू ज्यादा होने मतलब स्पॉन्टेनियस होना, फ्लो इसका ज्यादा होना। और फ्लो कब ज्यादा होता है, जब नीचे उतरते हैं तब ना। इसका मतलब इस केस में नीचे आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। अब K3 की वैल्यू है कहां पर, यहां है, ये देखिए यहां पर है ना K3। इसका मतलब B को C में बदलना आसान हो जाएगा, ठीक है। B से को C में कन्वर्ट होना आसान है। तो जिसमें फ्लो नीचे हो, जिसमें नीचे की ओर आ रहा है ग्राफ, वही होना चाहिए। तो देखें B से C यहां नीचे आ रहा है, ये हो सकता है। B से C नीचे आ रहा है, ये हो सकता है। B से C नीचे आ रहा है, ये हो सकता है। B से C ऊपर जा रहा है, अरे नहीं ये तो कट गया, चलिए ये काट दिया। अब बात करते हैं, यहां देखिएगा, अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरे पॉइंट में देखिए K2 इज ग्रेटर देन K1। K2 K1 देख लीजिए, यहां पर K2 K1 दिया हुआ है। अब इससे डिसाइड करिए क्या दिया हुआ है, तो इससे डिसाइड करेंगे, देखेंगे K2 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, मतलब ये हायर होने का मतलब K1 से, देखिए K1 कम होगा तो इसका मतलब ऊपर चढ़ना चाहिए या कम होनी चाहिए वैल्यू। आइए K1 K2 देख लेते हैं। यहाँ के ये हमारा K1 है, ये K2 है। अब K1 K2 में डिसाइड करेंगे तो देखेंगे कि K2 ज्यादा है। K2 ज्यादा होने का मतलब B को A में आसान होगा। देखिए B को A में कन्वर्ट करना आसान होगा क्योंकि यहां पर वैल्यू K2 ज्यादा है। तो देखेंगे B को A में कन्वर्ट करना, ध्यान दीजिएगा, B को A में कन्वर्ट करना है और ज्यादा होने का मतलब नीचे आना चाहिए। तो B को A में, देखिए यहां B है, यहां A है, यहां तो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये सही नहीं है, ये भी कट गया। अब देखेंगे इन दोनों में, देखेंगे यहां पर बराबर पे है, यहां पर नीचे है, ये देखिएगा यहां नीचे होने का मतलब ये वैल्यू K2 की वैल्यू ठीक ठाक है, ज्यादा है, ये वैल्यू K3 हो गया। इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका डाटा ये हो जाएगा, डाटा के हिसाब से आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर देखेंगे फॉर द रिएक्शन स्कीम, एक रिएक्शन दिया हुआ है और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज गिवन है। आप देखिए इससे डिसाइड करना है क्या, द फर्स्ट स्टेप इंडोथर्मिक एंड सेकंड स्टेप इज एक्सोथर्मिक, बोथ स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक, बोथ स्टेप्स आर इंडोथर्मिक, फर्स्ट स्टेप इज एक्सोथर्मिक, सेकंड इज इंडोथर्मिक। वेल अब इसको कैसे डिसाइड करेंगे, आइए डिसाइड करते हैं। देखिए यहां पर अगर देखेंगे तो ये जो K3 है, ये K3 की वैल्यू देखेंगे कहां है भाई, K3 यहां पर K3 है, K3 ज्यादा है, K3 हाई है। तो जब ये K3 हाई है, इसका क्या मीनिंग निकल रहा है, K3 हाई होने का मतलब हाई वैल्यू है ना, इसका मतलब फ्लो नीचे की ओर होगा। इसका मतलब जो अपने आप होगा, हमको उसमें हीट एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, लो टेम्परेचर की बात होगी। तो लो टेम्परेचर का मतलब ऑलरेडी उसको हीट नहीं देनी है। और यहां पर कहता है इंडोथर्मिक, ठीक है, मतलब सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, इसमें हीट निकलेगी, एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप तो हमारा एक्सोथर्मिक होगा, ये पकड़ा गया, ठीक है। अब बात करते हैं जरा इनमें, देखिएगा इनमें देखिए K1 यहां पर K1 कहां, ये K1 है, ये K1 है और ये K2 है। K2 ज्यादा है, K2 ज्यादा होने का मतलब बैक होना चाहता है, रिएक्शन बैक होना चाहता है, मतलब B को A में कन्वर्ट करना चाहता है। और हम तो उल्टा चाहते हैं, हम तो चाहते हैं A को कन्वर्ट करने B में। इसका मतलब, और यहाँ पर K2 हाई है, ये वैल्यू हाई है, इसका मतलब B की ओर जा रहा है, मतलब B से A की ओर जा रहा है। तो हमें इसको A से इधर ले जाने का मतलब यहाँ हमें हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि ये रिएक्शन तो अपने आप इधर भाग रहा है ना, तो हमको इसको रिवर्स करने के लिए हीट देनी पड़ेगी। इसका मतलब इंडोथर्मिक हो जाएगा। तो इसका मतलब A से B हमारा इंडोथर्मिक होगा, फर्स्ट स्टेप इंडोथर्मिक होगा और सेकंड स्टेप हमारा एक्सोथर्मिक होगा। इसका करेक्ट आंसर हमारा A आ जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ईच ऑफ द A एंड B। A और B के लिए फर्स्ट ऑर्डर है। व्हाट इज, ठीक है, यहां पर रिएक्शन दिया हुआ है, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B आर डिक्रीज्ड बाय 10 टाइम्स। ओके, तो देखें इस रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 मिनट रुको, बस 2 ज्यादा देर की दी बात नहीं थी, 10 मिनट लगेगा। हाँ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ईच ऑफ A एंड B। देखिए A और B, यहां पे रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें A के लिए भी फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड के लिए भी फर्स्ट ऑर्डर है। ओके, और ये प्रोडक्ट C बन रहा है, ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एंड B आर डिक्रीज्ड बाय 10 टाइम्स। ओके, देखिए यहां पर ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन आ गया है। केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन में अगर देखें, रेट लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं
क्या K इक्वल टू, ये देखें रिएक्टेंट A और रिएक्टेंट B। अब देखें यहां पर अगर हमने ये फर्स्ट ऑर्डर है तो यहां पर डिक्रीज कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं 10 टाइम्स। तो इसके लिए अगर 10 टाइम्स करेंगे, इसके लिए भी 10 टाइम्स करेंगे तो ओवरऑल क्या होगा 100 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। तो भाई 100 टाइम्स कहां डिक्रीज हो रहा है, यहां पर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट फीचर ऑफ फ्री एनर्जी डायग्राम रिवील्स वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। देखें यहां पर एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक। अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर रिएक्टेंट यहां है और अगर प्रोडक्ट यहां है, ठीक है, आप ऐसे करके जा रहे हैं, इसका मतलब ये देखिए ये प्रोडक्ट की वैल्यू है, ये रिएक्टेंट की, तो दोनों की एनर्जी यहां पर देखेंगे, अगर ऊपर की ओर प्रोडक्ट ऊपर है तो इसका मतलब ये इंडोथर्मिक हो गया, ये इंडोथर्मिक हो गया। अगर देखेंगे यहां पर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ये हमारा रिएक्टेंट है आर है और ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब अगर ऐसे करके ऐसे आ रहे हैं यहाँ प्रोडक्ट में, तो देखेंगे इस केस में क्या देखेंगे, यहां पर नीचे की ओर प्रोडक्ट की वैल्यू कम है ना, इसका मतलब यहाँ एक्सोथर्मिक होगी। तो इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो एनर्जी का लेवल है उससे डिसाइड करते हैं कि वेदर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज होगी या इंडोथर्मिक, ठीक है। तो देखें हाइट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट नहीं, ये तो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए बताएगा कि अगर जितनी ज्यादा हाइट होगी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब रिएक्शन इतनी डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट ये मल्टी स्टेप को बताता है, ठीक है। रिलेटिव एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट, ये देखिए रिलेटिव एनर्जी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो रिलेटिव पोजीशन है वो उनसे डिसाइड करते हैं कि ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक होगा। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वेयर इज आर द ट्रांजिशन स्टेट इज फाउंड इन अ फ्री एनर्जी डायग्राम। चले फ्री एनर्जी डायग्राम जो हम लोग बनाते आए हैं उसमें देखेंगे जो ऊपर जो पी कैसे बनाते हैं, ठीक है, वही तो हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट होता है। तो इसमें देखेंगे द हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट ऑन द कर्व का यही तो ये ट्रांजिशन स्टेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर द फॉलोइंग टू रिएक्शंस, यहां पर दो रिएक्शन, रिएक्शन ए रिएक्शन बी, दो रिएक्शन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, अब कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, देखें रिएक्शन ए इज फास्टर एंड लेस एक्सर्गोनिक देन बी। देखिए अब ये फास्टर स्लोएस्ट कैसे डिसाइड करेंगे वो देखेंगे। देखिए यहाँ ये रिएक्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, ये इसका स्लोप आएगा, ये इसका स्लोप आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, यहां इसका स्लोप आएगा, ठीक है। अब दोनों के स्लोप को चेक करिए, एक का स्लोप ऐसे है, एक का स्लोप ऐसे है, मतलब इसमें अगर चेक करेंगे तो यहां पर एनर्जी डिफरेंस कम है, यहां पर इसमें ज्यादा, बी में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, इसका मतलब इसमें हीट ज्यादा रिलीज होगी, इसमें हीट कम रिलीज होगी, ठीक है। अब देखिएगा ये वन स्टेप रिएक्शन है, ये क्या है, वन स्टेप रिएक्शन है। तो जब वन स्टेप रिएक्शन है तो इसका मतलब सिंपल रिएक्शन है, ये इंटरमीडिएट बन रहा है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्लो हो जाएगी, इसका मतलब ये फास्टर हो जाएगी। तो इसका मतलब रिएक्शन हमारा जो ए है वो फास्टर होगा, रिएक्शन ए फास्टर होगा, ये बात तो समझ में आ गई है, ठीक है। आप देखें ये फास्टर नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। दूसरी बात कहता है लेस एक्सर्गोनिक, लेस एक्सर्गोनिक मतलब यहां पर यहां से यहां आने में एनर्जी डिफरेंस कम है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच एनर्जी डिफरेंस कम है, ओके, यहां पर डिफरेंस ज्यादा है, मतलब बी में ज्यादा हीट रिलीज होगी, हीट ज्यादा रिलीज होगी, ओके। तो इसका मतलब इसमें तो ये बी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और एक कम एक्सोथर्मिक होगी, एक्सोथर्मिक दोनों होगी, इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ए। चलें अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम टू द राइट द पॉइंट एक्स रिप्रेजेंट। लीजिए अभी हमने आपको बताया था यहाँ पर एक्स पॉइंट, ये देखो एक्स के बारे में पूछ रहा है ना, एक्स कहाँ पर है, टॉप पर है, तो टॉप पर होने का मतलब ट्रांजिशन स्टेट है। अब ट्रांजिशन स्टेट कहें चाहे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहें तो यहाँ रिएक्टेंट नहीं हो सकता, ये आंसर हमारा ए हो जाएगा, ओके। तो फिर हम लोगों ने आज यहां तक जो बात कर लिया है, ये मैंने आज आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन के बारे में, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब हम आपसे अगले लेक्चर में जब बात करेंगे तो अगले लेक्चर में आपको हम पढ़ाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड और उनके फैक्टर्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो लेक्चर, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ के बारे में भी हम लोग समझेंगे, जो कि आपको आगे मैकेनिज्म को समझाने में मदद करेगा। ओके, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के लिए, थैंक यू।